हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हिंदू एक्सप्लेनर सीरीज। मेरा नाम है सचिन पाटिल और आप देख रहे हैं आज का न्यूज़पेपर के बारे में। आज हम डिस्कशन करेंगे सैटरडे न्यूज़पेपर 30 अक्टूबर 2021 के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा न्यूज़पेपर, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल क्या बोलता है? नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर्स, यानी सरकार ये कह रही है कि भाई कि हमारा जो कोष है या तिजोरी जो है, कॉफर्स जो है वो खाली हो चुके हैं। इसके बारे में यहाँ पे सरकार कह रही है और लगभग कुछ 21 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि अपने 100% क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर में जितने भी एरियाज दिख रहे हैं वो लगभग अपने 100% को भी क्रॉस कर चुके हैं। इवन नेगेटिव में अकाउंट जा चुका है। क्लियर? और लगभग कुछ 90 से 100% के बीच वाले जो स्टेट हैं, ये जो आपको रेड कलर में दिख रहे हैं, ये अब लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं अकाउंट्स को लेकर के, है ना। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है। अब आप लोगों के लिए एक वर्ड निकल करके आया है जिसको हम मनरेगा कहा जाता है। अब मनरेगा आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। चलिए मैं आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को लेकर के यहाँ पे बताया गया है। ठीक है कि भाई ये एक ऐसा एक्ट है, देखिए कानून है, ये प्रोग्राम स्कीम जिसको भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था बड़े लेवल पे। क्लियर? और आज की डेट में लगभग लगभग सभी राज्यों के अंदर 35 राज्यों के अंदर केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके इनमें ये पूरा बड़े लेवल पे 100% एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है वो उपलब्ध करवाती है सरकारें। क्लियर? अब ये जो है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे हमारी स्लाइड के अंदर। अभी आपको सिर्फ इतना ही फोकस करना है इस पेज के अंदर। इसके बाद अगला आर्टिकल क्या बोलता है इसके बारे में देख लेते हैं। आज भी न्यूज़पेपर में इतना कुछ खास नहीं था। अब न्यूज़पेपर बहुत बड़ा था, इसको कटिंग करके आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस रखना पड़ता है, नहीं तो अभी पूरा फेस्टिवल सीजन चल रहा है, ऑफर्स है ना, तो आप सभी को पता ही है। लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट पेजेस होते हैं मैं उनको हाईलाइट करके आपके सामने रखता हूँ। क्लियर? यहाँ पे अब देखिए कल के दिन में ही हमने चर्चा की थी इस बारे में और आज उसको फिर से यहाँ पे कवर अप किया गया है कि मोदी ने मुलाकात की है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है यूरोपियन यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव से, जिनका नाम है, देखिए यहाँ पे आपको मोदी जी के जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रही हैं वो है उर्सुला वॉन डेर लेyen, जो कि यूरोपियन यूनियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट हैं, और जो राइट साइड में यहाँ पे आपको चार्ल्स माइकल दिख रहे हैं, ये यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो मैंने आपको कल दो तरीके की पोस्ट बताई थी यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो इनसे मुलाकात की है और क्या बातें हुई हैं इसमें ये कहा गया है कि आगे चल करके इंडिया और यूरोपियन यूनियन के जो रिलेशन है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। इस चीज को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं की गई हैं। क्या बातें की गई हैं? इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्रेंडशिप particularly is the area such as the political and security, ठीक है, रिलेशंस, ट्रेड, कल्चर, द एनवायरमेंट, इन चीजों को लेकर के स्ट्रांग करने को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इसके अलावा कोविड को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा 16th समिट को लेकर के भी यहाँ पे चर्चाएं हैं, बिकॉज क्योंकि G20 की समिट होने वाली है ना। 30 और 31 अक्टूबर, ये 2 दिन इस समिट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा इटली के अंदर। इटली इस बार का होस्ट कंट्री है। 16th एडिशन ऑफ द G20 समिट, इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो यहाँ पे इसको लेकर के चर्चाएं होंगी। ठीक है, आगे चल करके कि क्या इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी G20 का एक पार्ट है, एक ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं। और मैंने कल एक और चीज आपको बताई थी कि इंडिया यूरोप जो है वो बेटर कनेक्टिविटी को लेकर के काम कर रहा है, स्ट्रांगली कनेक्टिविटी को लेकर के काम कर रहा है, ताकि मैंने आपको कल बताया था बेल्ट रोड इनिशिएटिव 2013 का जो चाइना का इनिशिएटिव है उसे कहीं ना कहीं ये कमजोर करने के लिए इस तरीके की कनेक्टिविटी को लेकर के आया जाएगा। तो यहाँ पे इसको लेकर के भी चर्चाएं की गई थी।
है ना? तो इस पेज में इतना ही इम्पोर्टेंट है इस आर्टिकल के अंदर। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं कि जो होम मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा एक चीज़ कही गई है कि जो डॉक्यूमेंट है विद द एनपीआर फॉर्म, इसको रिमूव कर दिया गया है सेंसस की साइट से। ऐसा जानकारी दी गई है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। अब यहाँ पे एनपीआर क्या है, तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो द रजिस्टर जनरल ऑफ द इंडिया है, इन्होंने एनपीआर यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो फॉर्म है, उसको यहाँ से सेंसस की साइट से हटा दिया गया। और ऐसा कह करके ये कहा गया है या किया गया है कि इन्होंने कहा है कि भाई एनपीआर का जो शेड्यूल है या जो फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है, ये पूरी तरीके से अभी प्रिपेयर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको अभी रिमूव कर रहे हैं। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, इसको सेंसस की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये पहली बार कॉन्सेप्ट कब लाया गया था नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का, तो 2010 में इसको लाया गया था और 2015 में इसको अपडेट किया गया था। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं इस फॉर्म में थोड़ी बहुत कमियां हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने जानकारी दी है और इसको सेंसस की साइट से अभी हटा दिया गया है कुछ टाइम के लिए। आप सभी को पता है कि सेंसस कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है, लेकिन अब ये शुरू होने जा रहा है भाई। सेंसस जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। एवरी 10 ईयर्स के अंदर सेंसस कराया जाता है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखना है। और इस बार की जो सेंसस होगी वो 16th नंबर की सेंसस होगी 2021 की। आफ्टर इंडिपेंडेंट है, यदि हम बात करें आजादी के बाद ये कौन से नंबर की सेंसस होगी, तो 8th नंबर की ये सेंसस है जिसको कराया जाएगा। और मैंने आपको इसके बारे में काफी जानकारी दी थी कि ये पहली ऐसी सेंसस होगी जो डिजिटली तरीके से कंडक्ट कराई जाएगी भारत के अंदर, और इसे पब्लिश किया जाएगा 2024-25 में। ध्यान रखना, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग, 2024-25 के अंदर इसे पब्लिश किया जाएगा। लगभग कुछ 18 भारत की जो 8वीं अनुसूची है, 8th शेड्यूल है, उसमें 22 भाषाओं का एक्सप्लेनेशन है, उसमें से 18 लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया जाएगा। 2011 में आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर कितनी भाषाओं में 2011 के सेंसस को पब्लिश किया गया था, ये आपको आंसर करना है ना? मैंने इसके बारे में आपको बहुत डिटेल में बताया था कि सेंसस क्या होता है, कब इसे लागू किया गया, कौन कराता है, पूरी इंफॉर्मेशन एक एक करके मैंने आपको दी थी। चलिए, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। सेंसस की बात निकली ही है तो आपको बताना है द ग्रेट डिवाइड वाला जो पार्ट रहा है वो कौन से ईयर की सेंसस के अंदर रहा है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। 1918 यदि याद आ रहा हो आप लोगों को, और बहुत बड़े लेवल का फ्लू आया था जिसमें ये देखने को हमें मिला था। तो द ग्रेट डिवाइड कब आपको सेंसस के अंदर देखने को मिला है, मैंने हल्की सी हिंट आपको दे दी है। हल्की सी क्या, काफी बड़ी हिंट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। अब आपको उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, अगला पेज सॉरी अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक छोटा सा देखिए, एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, इंडिया इजराइल टू बूस्ट मिलिट्री कोऑपरेशन को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 27 अक्टूबर को यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी जिसको हम बोलते हैं 15th इंडिया इजराइल जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, जो कि बायलैटरल मीटिंग है जिसको कंडक्ट कराया गया। और इसमें सिर्फ यही चीज को कहा गया है कि भाई भारत और इजराइल के जो डिफेंस रिलेशन है इसको बूस्ट किया जाएगा, मिलिट्री कोऑपरेशन को मजबूत किया जाएगा, और एक दूसरे की जो डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, इसको यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। ये लगभग 10 साल का एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप है जिसको प्रिपेयर किया जाएगा ज्वाइंटली तरीके से इंडिया और इजराइल। क्लियर? चलिए, अब आपके लिए एक और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर बताना है। अभी हाल ही में क्वाड ग्रुप बनाया गया है जिसको हम वेस्ट एशिया क्वाड ग्रुप कहते हैं। तो आपको बताना है उसमें वो 4 कंट्री कौन कौन सी हैं, नाम आपको बताना है। 2 कंट्री तो आपको दिख ही नहीं होंगी साथ में, अब 2 बाकी की कंट्रीज आपको बताना है, क्वाड जो अभी नया रिसेंटली बनाया गया है। क्लियर? चले आगे बात कर लेते हैं अगले पेज की तरफ, क्या कहता है हमारा आर्टिकल। यहाँ पे आइए अब वर्ल्ड सेक्शन पेज नंबर 11 पे, इसको मैं हाईलाइट करना भूल गया,
लेकिन ये काफ़ी दिन से चर्चा में आ रहा है, इसलिए थोड़ा-सा मैंने इसको सेकेंडरी मोड में ही रखा है। क्या है? यूएस टू डिपेंड, है ना? रिलेशंस विद द ताइवान। यहाँ पे यूएस कह रहा है कि भाई यदि चाइना का अग्रेशन या इनकर्जन ताइवान की तरफ ज़्यादा बढ़ता रहेगा, या चाइना कुछ एक्शन लेता है ताइवान की टेरिटरी को लेकर के, क्योंकि चाइना बहुत दिन से पीछे पड़ा हुआ है। काफ़ी टाइम से ये लगा हुआ है कि जो चाइना है, सॉरी, जो ताइवान है वो कंट्रोल में रहे। चाइना के वन कंट्री टू सिस्टम को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है ना? कि चाइना ये कहता है कि भाई ये दो अलग अलग देश नहीं, ये एक ही देश है, बस पॉलिटिकली तरीके से ताइवान अलग है, बाकी ताइवान पर कंट्रोल जो है वो इंडिया का ही है। ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं भाई। ठीक है, ताइवान पर चाइना का कंट्रोल है, ये चीजें चाइना के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक कॉन्फ्रेंस बोल रहा हूँ, एक मीडिया के सामने रूबरू होते हुए जो बाइडेन ने इससे एक सवाल पूछा गया था किसी जर्नलिस्ट के द्वारा कि भाई कि यदि मान लीजिए कि चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक कर दिया, तो यूएस का फिर अगला एक्शन क्या होगा? क्या वो ताइवान की हेल्प करेगा? तो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा ये कहा गया कि बेशक, बिल्कुल हम इसमें 100%ली तरीके से सपोर्ट करेंगे ताइवान को लेकर के। और कल की न्यूज में ही आप लोगों ने देखा कि जो जो है वहां की प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि भाई कि ताइवान के जो सोल्जर्स हैं उनको कहीं ना कहीं यूएस के ट्रुप्स के द्वारा ट्रेंड किया जा रहा है वॉर को लेकर के, कि कल को मान लीजिए ऐसी सिचुएशन दोनों देशों के बीच में आ जाती है तो उसके लिए हमारे सोल्जर्स क्या रहे, फुल्ली 100% तरीके से ट्रेंड रहें। इस चीज को ताइवान के प्रेसिडेंट के द्वारा कल की तारीख में एक्सेप्ट भी किया गया है। ठीक है, तो क्या है ताइवान के बारे में मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था, लेकिन फिर से वही चीज बोलूंगा कि भाई कि हमारे साथ डेली काफ़ी नए अलग-अलग एस्पिरेंट्स जुड़ते हैं, तो उनके साथ में उनको भी ये सारी चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो इसके बारे में आज फिर से मैंने इसको डिटेल में कवर किया है। चलिए आगे के पार्ट में हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और आर्टिकल है, और इस आर्टिकल से तो अब हम परेशान हो चुके हैं भाई, है ना? आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर ये अफगानिस्तान तालिबान जो मैटर है ये खत्म ही नहीं होता है, ये बार बार हमें सुनने को मिलता है, लेकिन अब क्या करें? ये रियलिटी जो है इसे हमें एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो चुका है। अफगानिस्तान की पुरानी सरकार ने सरेंडर कर दिया है और वहां के प्रेसिडेंट भाग गए हैं, तो अब कुछ ना कुछ तो एक्सेप्ट हमें करना पड़ेगा। और तालिबान ने 15 अगस्त 2021 को पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लिया है और अपनी नई कैबिनेट यहाँ पे बना दी है ना? लगभग कुछ 33 मिनिस्टर्स को कैबिनेट में शामिल किया गया है। ये चीजें हम काफी बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब क्या कहा गया है उसके बारे में सुन लीजिए। इंश्योर द अफगानिस्तान सॉइल इज नॉट यूज फॉर टेरर। यहाँ पे किसने कहा है ये वर्ड, ये सेंटेंस किसके द्वारा कहा गया है? तालिबान को लेकर के। तो यहाँ पे यूएस और इंडिया ने इस बात को रखा है, तालिबान के स्पोक्स पर्सनों के साथ में ये बात की है कॉन्फ्रेंसली तरीके से, और इसको कहा गया है कि भाई कि अफगानिस्तान की मिट्टी में किसी भी तरीके का टेरर बढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। इस चीज के बारे में यहाँ पे मुद्दे को कवर अप किया गया है। और आपको पता ही होगा कि अभी मॉस्को जो मीटिंग हुई थी जिसमें 10 देशों ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, जिसको हम फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, एस जयशंकर साहब ने अब ये वहां पे जाकर के एक्सेप्ट कर लिया है ग्राउंड रियलिटी को, तालिबान की रियलिटी को एक्सेप्ट करते हुए ये कहा है कि अब हम एड प्रोवाइड करेंगे किसको? तालिबान को। और तालिबान की जो कंडीशन है वहां पे उससे निपटने के लिए हम वहां पे काफी सारा पैसा हम उन्हें देने वाले हैं, डोनेट करने वाले हैं। और वहां पे वहां की क्राइसिस, फ्रूट क्राइसिस को देखते हुए वहां पे हम उनको वीट प्रोवाइड करेंगे। इस चीज को लेकर के भी काफी खुलासे हुए हैं, काफी बातें हुई हैं, चर्चाएं हुई हैं, ये यहाँ पे देखा जा रहा है। क्लियर? चलिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और एक मैटर भी पिछले 4-5 दिन से फिर से कवर अप किया गया है, और आज के पेपर में भी इसको कवर अप किया गया है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आंग सांग सू की, जो कि स्टेट ऑफ काउंसलर हुआ करती थी म्यांमार के अंदर,
नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी की ये लीडर हैं आंग सान सूकी, जिन्होंने तख्ता पलट किया था, यानी मिलिट्री के कॉन्सेप्ट को खत्म करते हुए डेमोक्रेसी को लेकर के आई थी म्यांमार के अंदर। लेकिन 1 फरवरी 2021 में वहां की मिलिट्री के द्वारा वापस से क्या कर लिया गया, फिर से वहां पे मिलिट्री कू कर दी गई। ये ऐसा तीसरी बार हमें देखने को मिला है म्यांमार के अंदर। चलिए अब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि म्यांमार में इससे पहले कब और मिलिट्री कू हमें देखने को मिली है। तीसरी मैं बोल रहा हूं तो इससे पहले 2 देखने को मिल चुकी होंगी, तो आपको वो ईयर बताना है। तो म्यांमार के अंदर जिस तरीके का मिलिट्री कू देखने को मिला है, लोग बाग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने को उतरे मिलिट्री के अगेंस्ट में। लेकिन देखिए कि म्यांमार की जो देश की विडंबना है, वहां का जो क्राइसिस है, वो क्या देखने को मिल रहा है कि म्यांमार की ही मिलिट्री ने उनके ही देश के लोगों को मारना शुरू कर दिया। लगभग अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनको वहीं की मिलिट्री के द्वारा वहीं के लोगों को मारा गया है सरकार के सॉरी मिलिट्री के खिलाफ प्रोटेस्ट करने को लेकर, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि अब यहाँ पे डेमोक्रेसी कायम हो, डेमोक्रेसी आए। इस चीज को लेकर के यहाँ पे ये बात को कहा गया है। अब क्या कहा गया है कि यहाँ की जो जनता है, जुनता यानी समझ में आ रहा है, यानी मिलिट्री की यहाँ पे बात की जा रही है कि मिलिट्री जो है म्यांमार की, इन्होंने ट्रीजन के मामले में यानी देशद्रोह का चार्ज लगाते हुए ये कहा है कि भाई कि 2020 के इलेक्शन में आंग सान सूकी ने गलत तरीके से वोट करा करके म्यांमार के अंदर इलेक्शन को जीता था। तो इस राज दो द्रोह के मामले में, देशद्रोह के मामले में, ट्रीजन का मतलब होता है देशद्रोह के मामले में, इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए हैं और इनको 20 साल के लिए जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पे इस चीज की बात कही जा रही है भाई, है ना। 20 साल के लिए इनको जेल के अंदर डाल दिया गया है ट्रीजन के मामले में, ऐसी यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पार्ट समझ में आ रहा है। मैंने कहा है ना आपको, 2020 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें गलत तरीके से इलेक्शन को करा करके यहाँ पे आंग सान सूकी जीती हैं, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। तो उसी के मामले में इनके ऊपर काफी सारे चार्जेस लगाए गए थे और 1 फरवरी 2021 में मिलिट्री कू हमें देखने को मिला और वहां के जो स्टेट ऑफ काउंसलर यानी आंग सान सूकी, स्टेट ऑफ काउंसलर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पर प्राइम मिनिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म कर दिया गया और वहां पे उसके ही बिल्कुल इक्वल का एक नया पोस्ट जनरेट किया गया वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज ला करके, और उससे कहा गया स्टेट ऑफ काउंसलर कहा गया, है ना। क्योंकि म्यांमार के कंडीशन में ये लिखा हुआ है कि कोई भी विदेशी नागरिक इतनी ऊंची पोस्ट पर नहीं बैठ सकता है, बिकॉज क्योंकि आंग सान सूकी जो है, इन्होंने किसी विदेशी व्यक्ति के साथ में शादी की थी, इसलिए वहां का कॉन्स्टिट्यूशन उनको इस पोस्ट के लिए इजाजत नहीं देता है। इस चीज को लेकर के वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किया गया और जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको स्टेट ऑफ काउंसलर का कॉन्सेप्ट दे करके वहां पे आंग सान सूकी फिर क्या बनी, उस पोस्ट पर बैठी, है ना। और ये भी कहा गया कि भाई कि आंग सान सूकी जो है एक तरीके की विदेशी नागरिक के साथ में शादी की गई है, इसलिए अब ये क्या कहलाई, एक तरीके से फॉरेनर कहलाएंगे भाई, है ना। तो या वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि वहां पर कोई विदेशी नागरिक क्या नहीं बन सकता है, राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, इसलिए ये राष्ट्रपति की पोस्ट पर नहीं बैठी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी नहीं ये बन सकती हैं, तो इन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर के कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए स्टेट ऑफ काउंसलर का कॉन्सेप्ट लेकर के आई थी, इसलिए यहाँ पे स्टेट ऑफ काउंसलर का पोस्ट बोला जाता है। और प्रेसिडेंट थे वहां पर विन मिंट, और इनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया, डिटेन कर लिया गया, इनको भी जेल के अंदर बंद कर दिया गया, है ना। नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के ही ये लीडर थे जिनको वहां की मिलिट्री के द्वारा अरेस्ट किया गया और देखिए ट्रीजन के मामले में उनको क्या कर दिया गया, जेल के अंदर बंद कर दिया गया है 20 साल के लिए। ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से क्लियर हो रही होंगी।
चलिए, अब यहाँ पे मैंने इसको कवर अप नहीं किया है ना? यहाँ पे देखिए क्या कहा जा रहा है बिज़नेस वाले सेक्शन में कि सरकार ये कह रही है कि कोर सेक्टर के अंदर ग्रो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जिस स्पीड से ग्रो देखने को मिलना चाहिए, वैसी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। कोर सेक्टर क्या होते हैं? तो आप लोगों ने 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। चलिए, तो अब आज का आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, आपको बताना है कि भारत की इकोनॉमी के अंदर वो कौन-सी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको लाया गया है। आपको वो 8 इंडस्ट्रीज़ के बारे में नाम बताना है, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, है ना? तो यहाँ पे सरकार का ये कहना है कि भाई कि ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ऐसा कहा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे दूसरा एक छोटा-सा आर्टिकल यहाँ पे कवर अप किया गया है कि भारत का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो भी कहीं न कहीं अब कम होता हुआ हमें दिख रहा है। यही चीज़ पैंडेमिक के टाइम पीरियड में लगभग पहुँच गया था कुछ 115% के आसपास में, जो कि अब धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है और फिस्कल डेफिसिट कम होते-होते अब बच गया है कितना? 35% के आसपास में आ गया है, ऐसा सरकार के द्वारा कहा जा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो आसान भाषा में आप समझिएगा, आसान शब्दों में समझिएगा कि सरकार देखिए क्या करती है, बजट रखती है ना? तो उसमें क्या होते हैं कि सरकार के कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। कुछ खर्चे होते हैं और सरकार की कुछ रेवेन्यू होती है ना? तो देखिए क्या होता है कि जब सरकार के खर्चे ज़्यादा हों, मेरी बात सुनेंगे आप ध्यान से। सरकार के खर्चे जब ज़्यादा हों, किसके मुताबिक? रेवेन्यू के मुताबिक, यानी उनकी रिकवरी उतनी ना हो, उनका रेवेन्यू उतना ना हो, लेकिन उसके मुताबिक खर्चे बहुत ज़्यादा हों, तो ये हमेशा क्या होता है, एक डेफ़िसिट को एक्सप्लेन करता है, जिसको ही हम फिस्कल डेफ़िसिट कहते हैं। यानी सरकार के द्वारा खर्चे ज़्यादा हों और उसके अगेंस्ट में बात करें, सरकार की रेवेन्यू उतनी ना हो, है ना? कम हो खर्चों के मुताबिक, तो उसे हम डेफ़िसिट कहते हैं। और उसको किस तरीके का डेफ़िसिट कहते हैं? उसे हम फिस्कल डेफ़िसिट कहते हैं, यानी घाटा। डेफ़िसिट यानी घाटे की हम बात कर रहे हैं। और सरकार का हर साल का जो बजट होता है, वो बजट कैसा होता है? तो वो बजट डेफ़िसिट वाला बजट होता है। ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो एक तरीके की डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसलिए हम फायदे का बजट नहीं बना सकते हैं। जैसे अमेरिका और भी जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे वो क्या बनाते हैं, बजट, प्रॉफिट बजट को वो एक्सप्लेन करते हैं, है ना? फायदे का बजट बनाते हैं। लेकिन भारत जैसी विकासशील इकोनॉमी जो है, डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है, उसमें हम अभी डेफिसिट वाला बजट हम बनाते हैं, जिसमें सरकार के एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होती है। क्लियर हुई चीजें? आप लोगों को फिस्कल डेफिसिट समझ में आ जाना चाहिए। और एक फाइनेंशियल ईयर के लिए ये बजट जो है, इसको बनाया जाता है ना? बजट जब आएगा ना, तब मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाऊंगा कि व्हाट इज बजट। और इसी के एक दिन पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें ये बताया जाता है कि सरकार के द्वारा पिछले एक साल के अंदर क्या काम किए गए हैं, क्या उपलब्धियां हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है। कौन-कौन से काम नहीं हो पाए हैं कोविड की वजह से, क्योंकि कोविड भी पूरे एक साल के अंदर रहा है, तो ये सारी चीज़ों का एक एक्सप्लेनेशन, है ना, दिया जाता है कि सरकार के द्वारा जो लक्ष्य थे, उनको कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, कौन-कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कौन-कौन से प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, अभी इनकम्प्लीट हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर बताया जाता है। फिर इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद में बताया जाता है क्या, अगले साल का बजट कैसा होगा, ये सारी चीजें आती हैं। दो चीजें पेश की जाती हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर, और इस पे पूरी देश की नजर होती है कि भाई कि भारत के अंदर सरकार के द्वारा क्या चीजें रखी गई हैं आने वाले एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर। तो बजट आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहा जाता है, फाइनेंशियल बिल भी कहा जाता है, जो कि आर्टिकल
112 में मेंशन है। ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात। आर्टिकल 112 के अंदर बजट का एक्सप्लेनेशन मिलता है, जिसको फाइनेंशियल बिल कहते हैं भाई, है ना। बजट का कॉन्सेप्ट ब्रिटिशर्स लेकर के आए थे और बजट भारत के अंदर 1 फरवरी को आता है। तो ध्यान रखेंगे, आने वाला जो फरवरी है उसमें फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा इस बजट को रखा जाएगा, जो कि बजट होगा 2022-23 का बजट होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर का ये बजट होगा। और इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा वो आएगा पिछला साल का, यानी जो अभी करंट चल रहा है इसके बारे में उपलब्धियां बताई जाएंगी। यानी एक्सप्लेनेशन किसका मिलेगा भाई इसके अंदर, 21-22 का जो है उपलब्धियां बताई जाएंगी कि इस पिछले साल के ईयर में हमने क्या काम किए हैं, और बजट आएगा अगले साल का एस्टिमेट रखा जाएगा। चलिए, ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, है ना। हम आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, क्या इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे एडिटोरियल पेज है, यहाँ पे देखिए फिर से वही यूएपीए के बारे में यहाँ पे कवर अप किया गया है। अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान का जो संडे वाला जो मैच था उसमें तो इंडिया हार जाती है और पाकिस्तान जीत जाती है, उसको लेकर के सेलिब्रेशन किया जाता है जम्मू कश्मीर के अंदर 2 मेडिकल कॉलेज में, है ना। और वहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ में प्रोफेसर जो हैं, लेडी प्रोफेसर, वो भी यहाँ पे उस चीज को लेकर के एंजॉय करती हुई दिख रही हैं, है ना, पार्टी करते हुए दिख रही हैं। तो जिसके अगेंस्ट में एक के बाद एक 2 एफआईआर वहां पे दर्ज की गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी जो एक्ट है उसके द्वारा। तो यहाँ पे ऑथर के द्वारा यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो भी चीजें की गई हैं वो कहीं ना कहीं गलत है ना। इस चीज को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद अगला वाला जो आर्टिकल है उसमें फिर वही म्यांमार के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। म्यांमार का मिलिट्री कू के बारे में बताया गया है कि आंग सान सूकी को अरेस्ट कर लिया गया था 1 फरवरी को, है ना, 2021 में। और अभी तक वहां पर लगभग 1000 से भी ज्यादा जो जाने हैं वो जा चुकी हैं। राइट नाउ वहां पे मिलिट्री के जो हेड है, जुंता जिनको कहा जाता है, जुंता मतलब यहाँ पे मिलिट्री को कहा जाता है, और उनके जो लीडर हैं राइट नाउ अभी जिनका कंट्रोल है म्यांमार के अंदर, वो है जनरल मिन ऑन्ग हेलेंग, वहां के अभी मिलिट्री के हेड हैं। तो यहाँ पे म्यांमार के बारे में इसको कवर अप किया गया है। तो ये चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कुछ खास नहीं है आर्टिकल में कि जिसके बारे में चर्चाएं की जा सकें, है ना। हम बढ़ते हैं हमारी पीपीटीज की तरफ, इसको एक एक करके देख लेते हैं। सॉरी, चले, नो मनी लेफ्ट इन मनरेगा कॉफर्स, इसके बारे में यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया है कि भाई कि हमने पैंडेमिक के टाइम पीरियड में सरकार के हालात अच्छे नहीं थे, है ना। वैसे भी इनके पास में नेगेटिव हो गया था, सारी चीजें, इकोनॉमी नेगेटिव जा चुकी थी, ये तो मैंने आपको बताया है। 24.4% के साथ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था कोविड-19 के टाइम पीरियड में। फिर भी हमने लोगों को उनके रोजगार के की जो गारंटी है वो दी है। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट को लेकर के यहाँ पे मेंशन किया गया है। लोगों को उनको पैसे दिए गए हैं, रोजगार दिए गए हैं। तो इस चीज को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। और इतना हमारा अकाउंट जो है नेगेटिव में चले गया है भाई, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। देखिए, यहाँ पे मेंशन भी किया गया है ना, अकाउंट के बारे में कि अभी तक हमने जो अकाउंट है उसमें कितना खर्चा कर चुके हैं भाई। बजट में कुछ रखा गया था सॉरी, बजट में रखा गया था कुछ अमाउंट जिस जो कि क्रॉस कर चुका है, लगभग कितना देख सकते हैं आप, 1.11 लाख करोड़ के आसपास में ये पहुंच चुका है बजट। और इसका जो एस्टिमेट रखा गया था वो कुछ लगभग 83,000 करोड़ के आसपास में रखा गया था।
इसके बारे में यहाँ पे जानकारी मेंशन की गई। और ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक कलर में जो स्टेट दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 100% को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप भारत का हिस्सा, और उसमें भी 90 to 100% में जो डार्क रेड कलर में आपको दिख रहे हैं, इसके बारे में बताया कि भाई ये भी लगभग लगभग वहां तक पहुंच चुके हैं। इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। क्लियर। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो भाई मनरेगा के बारे में जान लीजिए। पहले इसको नरेगा के नाम से जाना जाता था। पहले तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, नरेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से इसको जाना जाता था। फिर बाद में 2009 में, ध्यान से सुनेंगे, 2009 में इसका नाम बदल करके फिर क्या किया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी महात्मा गांधी का नाम इसमें जोड़ दिया गया। नरेगा कब स्टार्ट हुआ, तो नरेगा स्टार्ट हुआ, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज पास्ड, ध्यान रखना मैं बात कर रहा हूं एक्ट की, तो एक्ट जो है वो पास हुआ था 2005 में कि लोगों को उनके रोजगार का हम अधिकार दिलाएंगे। गारंटी एक्ट दे रहे हैं भाई, रोजगार कानून बनाया गया है इसको, है ना, जिसके बारे में कहा गया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया भारत में पहली बार, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 फरवरी वो तारीख थी और साल था 2006 का। ध्यान रखना एक्ट कब पास हुआ है, 2005 में, जिसको नरेगा कहा जाता है, जिसमें लोगों को हम उनके रोजगार का अधिकार उपलब्ध कराएंगे, ये एक्ट कहता है। कितने दिन का अधिकार दिलवाएंगे, तो साहब यहाँ पे मेंशन किया गया है 100% और 100 डेज के लिए हम यहाँ पे रोजगार लोगों को दिलवाएंगे। भाई यहाँ पे आपको एक और चीज मेंशन करना है कि ये इसको एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको, इस स्कीम को कहा जाता है 100 डेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी कहा जाता है ना। और रूरल एरियाज और जो ट्राइबल एरियाज है वहां पे इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और वो कितना बढ़ाया जा सकता है, तो 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा भाई, ये कहा गया है। लेकिन वैसे इस स्कीम को क्या कहा जाता है कि हम 100 दिन का रोजगार दिलाने की क्या देते हैं, गारंटी एक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इस एक्ट को लाया गया 2005 के अंदर, और इसे पहली बार भारत के अंदर लागू किया गया था। सबसे शुरुआत में इसमें लगभग भारत के 200 जिलों को, 200 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से इसको लागू किया गया था भाई, 2 फरवरी 2006। और इसको लागू किया था भारत के पीएम के द्वारा, उस समय पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा इसको लागू किया गया था। और कहां से लागू किया गया था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। तो इसे अनंतपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी, अनंतपुर गांव से इसकी शुरुआत की गई थी। और ये कहां पे आता है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर से इसकी शुरुआत भारत में की गई थी 2006 में। अब नरेगा से इसको शुरू किया गया था। अब आज की डेट में इसको क्या कहा जाता है, मनरेगा कहा जाता है, या एमजी नरेगा के नाम से इसको जाना जाता है। तो एमजी मतलब महात्मा गांधी का नाम इसको जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसको कब लाया गया, तो इसको 2009 के अंदर लाया गया था। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे उनके द्वारा इनको उस समय 2009 के अंदर लाया गया था। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कि भारत में सबसे बड़ी रोजगार उपलब्ध कराने वाली, यानी अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनको ये जो रोजगार है उनको दिया जाता है। 100 डेज का ये रोजगार है जिसको ये दिया जाता है। क्लियर। इसका फंक्शन किसके अंडर में आता है, तो ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में ये काम करता है, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है भाई। क्लियर। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखना है। उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। इसमें क्या होता है भाई, इसमें 100 दिन का रोजगार तो देते ही देते हैं, साथ में रोजगार का मतलब कि हम उन्हें डेली बेसिस पर वेजेस प्रोवाइड करेंगे भाई। उनको मेहनताना दिया जाएगा, जो वो दिन भर में काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको उनका मेहनताना दिया जाएगा, यानी वेज प्रोवाइड किया जाएगा। और किसके द्वारा ये प्रोवाइड किया जाएगा, तो कौन से एक्ट के तहत, तो मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 के तहत उनका डेली का जो वेजेस है वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये हर अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके का वेजेस है, क्योंकि इसमें
सेंट्रल का अपना कंट्रीब्यूशन है, प्लस स्टेट अपनी तरफ से इसमें अलग सा कंट्रीब्यूट करती है ना। 100% स्टेट गवर्नमेंट का तो सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का तो पैसा मिलता ही मिलता है, साथ में स्टेट अपनी तरफ से कुछ अपना एडिशनल उनके बजट में रख सकती है वहां के वर्करों के लिए, अनस्किल्ड जो वर्कर हैं उनके लिए इस तरीके का ये प्रावधान मिनिमम वेजेस जो है सिस्टम रखा गया है अलग अलग राज्यों के द्वारा। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई हैं। क्वेश्चन आएगा कब लागू किया गया, तो ये चीजें आप लोगों को इसके अंदर ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। मोदी जी की जो मीटिंग रही है बेटर कनेक्टिविटी को लेकर के यूरोपियन यूनियन के साथ में, कल्चर को लेकर के, है ना, फ्रेंडली रिलेशनशिप को लेकर के, पॉलिटिकली तरीके से सिक्योरिटी को लेकर के, ट्रेड को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के, तो इन सारे मुद्दों पर कल चर्चाएं हुई यूरोपियन यूनियन के दोनों लीडर्स के साथ में। और हमारे देश की तरफ से किन्होंने इस समिट को पार्टिसिपेट किया, इस मीटिंग को में पार्टिसिपेट किया, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसमें पार्टिसिपेट किया गया। और इसमें G20 समिट के बारे में भी कहा गया भाई आगे चल करके ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में होगा क्योंकि इंडिया इसका मेंबर है। ध्यान रखना इंडिया इसका मेंबर है। G20 की मैं बात कर रहा हूँ, G7 की बात नहीं कर रहा हूँ। G7 के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था, वो था डेवलप कंट्री का, डेवलप इकोनॉमी का ग्रुप, और ये है डेवलप प्लस डेवलपिंग इकोनॉमी का ग्रुप बनाया गया है इसमें, है ना, जिसमें 19 कंट्रीज आती हैं प्लस एक ऑर्गेनाइजेशन आता है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, इसके अंदर आता है भाई। क्लियर। और इसकी जो अभी समिट होने वाली है आज और कल 2 दिन ये समिट होगी। G20 समिट है जो कि 16th नंबर की ये समिट होगी, जिसको इस बार इटली के द्वारा होस्ट किया जा रहा है भाई, है ना। मैरियो ड्रैगी इस बार के जो होंगे इसके चेयर पर्सन होंगे, यानी इटली के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इससे क्या किया जाएगा, चेयर किया जाएगा। मारियो ड्रैगी, ध्यान रखना है इनका नाम। क्लियर। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। यहाँ पे मैंने आपको कल के दिन भी बताया था कि ये जो कनेक्टिविटी है यूरोप और सेंट्रल एशिया को लेकर के, तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि चाइना की जिस तरीके की स्ट्रैटेजी जो चल रही है BRI को लेकर के, यानी बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो इनका 2013 में स्टार्ट किया गया था। पहले इसको OBOR के नाम से जाना जाता था भाई, यानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसमें चाइना अपने 2 रूट को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा था। एक तो रोड रूट और दूसरा था सी रूट। ध्यान रखना, एक तो है कौन सा रूट, रोड रूट, और दूसरा है सी रूट, जो कि बहुत बड़ा रूट है, जिसमें चाइना की स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि अपने साथ में जुड़ने वाले, यानी चाइना के साथ में जुड़ने वाले जो कंट्रीज हैं उनके यहाँ पे काफी बड़े लेवल पे इंफ्रा को लेकर के इन्वेस्टमेंट करना, ये चीज को लेकर के चाइना की स्ट्रैटेजी है, जिसको कॉम्बेट करने के लिए देखिए अब यूरोपियन यूनियन भी अब आ गया है मार्केट में या मैदान में। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था G7 भी उतर चुका है। कल मैंने काफी बड़ी डिटेल इसके बारे में आपको दी थी, जो बाइडेन का इनिशिएटिव GII को लेकर के। तो मतलब कहीं ना कहीं हर कोई चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को कॉम्बेट करने के लिए अच्छे तरीके से उतर चुका है मैदान में। तो यहाँ पे इस चीज को लेकर के बात की गई है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, कल भी मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। 1 जनवरी 1958 में इसको बनाया गया। हेडक्वार्टर की बात करें तो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। चलिए कमेंट बॉक्स में एक और क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि वो कौन से 2 और ऑर्गेनाइजेशन है जिनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स के अंदर है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया है यूरोपियन यूनियन, आपको बताना है एक ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सा है जिसका हेडक्वार्टर भी कहां पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। मैंने इसके बारे में आपको भी काफी कई बार बता चुका हूं। मेंबर्स कंट्री की बात करें तो पहले इसमें 28 मेंबर हुआ करती थी, लेकिन 2016 से एक देश बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इससे अलग होने को लेकर के, और उसका नाम है ब्रिटेन। ध्यान रखना, ब्रिटेन 2016 से यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए काम कर रहा है। मतलब पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी 2016 और फाइनली 31 जनवरी 2020 में सारे डॉक्यूमेंटेशन को साइन करने के बाद ये अलग हो जाता है यूरोपियन यूनियन से। ब्रेक्जिट आप लोग बहुत सुन रहे होंगे,
ब्रिटेन वॉज एग्जिट या ब्रेग्जिट आप सुन रहे थे कि यानी यूरोपियन यूनियन से एग्जिट कर लिया है ब्रिटेन ने अपने आप को। क्लियर। अब आपको बताना है 2016 में ब्रिटेन के वो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी कि हमें यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। तो वो प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है। लेकिन आपको मैं जानकारी दे दूं कि 2020 में अलग होने का काम जो है वो किसके द्वारा किया गया, ब्रिटेन के अभी जो राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, ध्यान रखेंगे बोरिस जॉनसन के द्वारा फाइनली अलग करा लिया गया, ब्रेग्जिट करा लिया गया बोरिस जॉनसन के द्वारा। लेकिन 2016 में तो ये प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। ये जानकारी आप लोगों को आज के कमेंट बॉक्स के अंदर करनी है। क्लियर। बात करते हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, तो ब्रेग्जिट होने के बाद आज की डेट में 27 मेंबर कंट्री इसके अंदर आती हैं। क्लियर। प्रेसिडेंट ऑफ द कमीशन की बात करें तो उर्सुला वॉन डर लेन, ठीक है, जर्मनी किससे ये बिलोंग करती हैं। क्लियर। इसके बाद बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के, तो चार्ल्स माइकल जो कि बेल्जियम से ये बिलोंग करते हैं। तो ये है यूरोपियन यूनियन के बारे में इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया है। बात करें कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक इंफॉर्मेशन दी गई है क्या, कि इनकम्प्लीट फॉर्म की वजह से एनपीआर को सेंसस के साइट से अभी हाल फिलहाल के लिए क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। कि भाई जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का जो कॉन्सेप्ट है या उसमें जो पूछे गए सवाल होते हैं या जो फॉर्म होता है उसको वहां से अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए हटा दिया गया है, क्योंकि उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये अभी इनकम्प्लीट है, जिसको लेकर के हम अभी इसको सेंसस की साइट से हटा रहे हैं। अब यहाँ पे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या है भाई, कि भारत में कितने लोग बाग रहते हैं, कितने सिटीजन्स हैं, उनको लेकर के एक रजिस्टर बनाया गया है जिसको कहा जाता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अब आप मुझे बताइए असम में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, असम में इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा जाता है, आपको इसके बारे में जानकारी देनी है। वहां के रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है। 1951 में इसका कॉन्सेप्ट असम ने पहली बार लेकर के आया था, है ना। मैं किसकी बात कर रहा हूं, उसके रजिस्टर की, लेकिन मैं अभी बात किसकी कर रहा हूं, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की हम बात कर रहे हैं, है ना। तो ये पहली बार अपडेट सॉरी पहली बार इसका कॉन्सेप्ट कब लाया गया था, तो 2010 में इसको कलेक्ट किया गया था। इसको सेकेंड टाइम अपडेट कब किया गया, तो 2015 में इसको अपडेट किया गया। और ये अपना जो बेस है वो पॉपुलेशन सेंसस को लेकर के बनाता है। 10 साल की जो जनसंख्या है उसमें कितना चेंज आया है उसको ये बेस बना करके फिर इसको अपडेट किया जाता है। क्लियर। लास्ट सेंसस कब हुआ था, तो 2011 के अंदर हमें देखने को मिला था। मैंने इसके बारे में आपको जानकारी दे दी थी। 15th नंबर का ये सेंसस था, और अभी कौन से नंबर का है इसके बारे में मैं आपको शुरुआत में ही बता चुका हूं। आफ्टर इंडिपेंडेंट इस साल का 8th नंबर का ये सेंसस होगा जिसको कराया जाएगा। क्लियर। आगे बात कर लेते हैं कि सेंसस में कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनको पूछा जाता है घर घर जाकर के लोगों के द्वारा या हमारे ऑफिसर्स के द्वारा जो आते हैं घर घर जाकर के जनगणना को लेकर के काम करते हैं। उसमें कुछ 29 आइटम्स को फिल कराया जाता है, जिसमें 2011 के सेंसस में 29 आइटम्स को फिल कराया गया था। कौन कौन सी चीजों को फिल कराया गया था उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एवरी पर्सन इंक्लूडिंग एज, सेक्स, मैरिटियल जो स्टेटस है उसके बारे में, चिल्ड्रन, ऑक्यूपेशन, बर्थ प्लेस, मदर टंग, रिलीजन, डिसेबिलिटीज, है ना, उसके बारे में यहाँ पे बात किया जाता है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में कास्ट बेस पर कराया गया था, क्योंकि 2011 में सेंसस, और इसी चीज को लेकर के आज की डेट में भी यही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सरकार को ये कह रही है कि भाई कि इस बार का सेंसस भी कास्ट बेस पर कराया जाए। जबकि सरकार क्या कह रही है कि 2011 में हमने कास्ट बेस पर सेंसस कराया था, क्या फायदा निकला, क्योंकि वो डेटा आज तक इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। तो ये चीज को लेकर के अभी बातचीत चल रही थी। क्लियर। बात करें जो सेंसस है वो किसके द्वारा, तो किस एक्ट के तहत कराया जाता है, तो भाई सेंसस इज लीगली बैक्ड बाय द सेंसस एक्ट 1948। लेकिन बात करें एनपीआर को लेकर के, तो एनपीआर जो अपना बेस मानता है वो किसको मानता है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को मानता है। सॉरी, अमेंडमेंट में बोल रहा हूं, सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट
1955 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। क्लियर? तो ये जानकारी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। और सेंसस के बारे में तो मैं काफ़ी बार आपको की नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आज मैंने क्वेश्चन पूछा भी है। द ग्रेट डिवाइड के बारे में मैंने आपसे पूछा है। क्लियर? और मैंने ये भी पूछा है कि 2011 का जो सेंसस है वो कितनी भाषाओं में पब्लिश किया गया था, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। यूएस के बारे में यहाँ पे बताया है डिटेल में कि भाई कि यूएस फुली सपोर्ट करेगा ताइवान को, है ना, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये देख रहे हैं आप, इतना बड़ा जो देश है वो चाइना है, और ये रेड कलर में जो आपको दिख रहा है ना, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ से होती हुई निकलती है, जो कि है ताइवान। और चाइना और ताइवान के बीच का जो वाटर स्ट्रेट है उसको क्या कहा जाता है, तो ताइवान स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ वाला जो एरिया देख रहे हैं आपको, यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे चाइना ने अपनी एक लाइन मेंशन की है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, 9 रेड डैश लाइन कहा जाता है। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बना दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और 9 रेड डैश लाइन यहाँ पे खींची गई है। और ये चाइना के द्वारा कहा गया है कि यहाँ के बीच का जो एरिया है, पानी जो है, इस पर किसका कंट्रोल होगा भाई, चाइना का कंट्रोल होगा। ये साउथ चाइना सी के अकॉर्डिंग कहता है कौन, चाइना कहता है। क्लियर? और ये जो छोटा सा आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा होगा, इसको हम हांगकांग कहते हैं भाई। ये भी कहीं ना कहीं चाइना अपनी टेरिटरी का हिस्सा मानता है हांगकांग को, और हांगकांग के अंदर चाइना के लॉज को लेकर के, नियम कानून को लेकर के बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। चलिए, अब आपके लिए एक और क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर आपको आंसर करना है। आपको ये बताना है हांगकांग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को क्या कहा जाता है, उसका नाम क्या है, नेम आपको बताना है उस प्रोटेस्ट का, जो कि चाइना के लॉस को लेकर के, अभी जो 2020 में जो कानून लाया गया उसको लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, कॉन्फ्लिक्ट क्या है बिटवीन चाइना एंड ताइवान, तो उसके बारे में हम चर्चाएं कर लेते हैं, है ना। चाइना और ताइवान जो है सेपरेट हुए थे सिविल वॉर के तहत 1949 में, है ना। ताइवान अलग अपने आप को मानता है, चाइना अपने आप को अलग मानता है, ये कहा जाता है। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे चाइना और ताइवान के जो रिलेशन है वो अच्छे होते गए, किसको लेकर के, ट्रेड रिलेशन को लेकर के, क्योंकि काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना ने ताइवान के अंदर कर रखा है और ताइवान ने काफी सारा इन्वेस्टमेंट चाइना के अंदर कर रखा है। ये चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। लेकिन चाइना ने 1880 में क्या बोल दिया था कि भाई कि जो रिलेशन है उसको हमें और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, और इन्होंने, चाइना ने ये डिक्लेयर कर दिया कि चाइना जो है वो एक फॉर्मूले को फोकस करता है जिसको कहा जाना जाता है वन नेशन टू कंट्रीज, सॉरी टू सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। वन कंट्री टू सिस्टम, यानी चाइना और ताइवान अलग अलग नहीं है, वो एक है, लेकिन ऑटोनोमस बना रखा है ताइवान को, ऐसा किसका मानना है, चाइना का। लेकिन ताइवान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई चाइना अलग है, ताइवान अलग है, और दोनों की राजनीति अलग अलग है, किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट ताइवान के अंदर चाइना का नहीं है, ऐसा ताइवान के द्वारा कहा गया है। क्लियर? तो ये चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है। और फिर अभी हंगामा और तब ज्यादा मच गया जब 2021, अभी लास्ट मंथ की ही मैं बात बता रहा हूं, कि जब ताइवान ने ये कह दिया कि भाई कि हम ज्वाइन करेंगे किसको, सीपीटी प्री पी एग्रीमेंट को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए अब कमेंट बॉक्स में आपको एक और चीज के बारे में बताना है कि ये सीपीटी डबल पी एग्रीमेंट है क्या, जिसको लेकर के ताइवान ने ये कहा कि हम आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, और इसी के अगेंस्ट में फिर चाइना ने अपना इंकर्जन ताइवान की तरफ बढ़ा दिया, है ना। तो इस चीज को लेकर के ये मामला और थोड़ा ज्यादा गहरा गया। चलिए अब ताइवान के बारे में बात कर लेते हैं भाई। ताइवान जो है द रिपब्लिक ऑफ चाइना, आरओसी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 23 मिलियन की यहाँ की पॉपुलेशन है, और ये चाइना से अपने आप को अलग मानती है, यहाँ पे इस चीज को लेकर के मेंशन किया गया है। ताइवान इज द मोस्ट पॉपुलेशन स्टेट दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ध्यान रखेंगे, यूनाइटेड नेशन, सॉरी,
इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके बावजूद भी ये यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है, इस चीज को यहाँ पे मेंशन किया गया है। द लार्जेस्ट इकोनॉमी आउटसाइड द यूएन, देखिए यूएन का मेंबर नहीं है, फिर भी ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इम्प्रोवाइज इकोनॉमी है आज की डेट में वर्ल्ड में। और देखिए क्या है, अगली लाइन क्या मेंशन की गई है, ताइवान इज एशिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी को लेकर के यहाँ पे बात की गई है। इट इज अ ग्लोबल लीडर इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग, है ना, जिसके लिए जाना जाता है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द आईटी हार्डवेयर के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है भाई। यहाँ पे आंग सांग सूकी के बारे में मेंशन किया गया है, तो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी जानकारी दे चुका हूँ लास्ट क्लास में कि भाई कि पहले भी ये ब्रिटिश टेरिटरी का एक हिस्सा हुआ करता था, फिर 1937 में ये अलग हुए ब्रिटिश टेरिटरी से, और उसके बाद में यहाँ पे मिलिट्री का रूल हमें देखने को मिला है काफ़ी लंबे अरसे तक, 50 साल तक यहाँ पे मिलिट्री का कू हमें देखने को मिला है ना। मैंने आपसे आज क्वेश्चन पूछा है कि कितनी बार यहाँ पे मिलिट्री कू लगी है, तो 3 बार, अभी लेटेस्ट जो लगी है वो थर्ड टाइम। तो आपको बताना है पहले 2 बार कब लगी है भाई, ये जानकारी आपको देनी है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो 2020 के इलेक्शन थे, तो उसमें जो आंग हेलेंग जो है वहां के मिलिट्री के हेड जो है, उन्होंने कहा है कि भाई कि 2020 का जो इलेक्शन है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से लड़ा गया है म्यांमार के अंदर, तो उस चीज का राजद्रोह लगाते हुए आंग सांग सूकी को 20 साल के लिए क्या कर दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है, ऐसी जानकारी यहाँ पे दी गई है भाई। क्लियर? अब यहाँ पे आंग सांग सूकी के बारे में जान लीजिए। आंग सांग सूकी यहाँ की नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी के लिए जानी जाती हैं, और इन्होंने नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जो है, फॉर डेमोक्रेसी जो पार्टी है, 1988 के अंदर इसको बनाया गया था, और आंग सांग सूकी को नोबेल प्राइज पीस के लिए कब मिला था, तो 1991 में इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। क्लियर? और 2011 के इलेक्शन में भी ये जानी गई हैं, और वहां उस टाइम पीरियड में भी इनको 7 डेज के लिए अरेस्ट किया गया था, फिर ये जेल से रिहा हुई, फिर वापस पार्टी के अंदर आई। 2015 के अंदर फिर इलेक्शन हुए, फिर जीते इन्होंने, और 2020 के अंदर फिर इलेक्शन जीते, और ये वही इलेक्शन थे जिसमें ये फिर से सत्ता में आई, और यहाँ की मिलिट्री के द्वारा इनको वापस से क्या कर लिया गया, कू कर लिया गया। और 1 फरवरी 2021 का वो दिन था जिस दिन इनको वापस से हाउस अरेस्ट या डिटेन कर लिया गया, और इनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया, काफी सारे चार्जेस इनके ऊपर इम्प्लीमेंट करके। क्लियर? तो ये जानकारी आप लोगों को इसके अंदर होना चाहिए। चलिए अब बताना है म्यांमार की कैपिटल क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ये 2 चीजें मैंने आज काफी सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे हैं, तो अब इसकी जानकारी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देनी है। चलिए, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं भाई, है ना। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, यहाँ पे यूएपीए के बारे में मैंने काफी बार आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ भाई, मैंने है ना सिर्फ इसको यहाँ पे कवर अप किया है, और ये डिटेल मैंने फिर से वापस आप लोगों के लिए यहाँ पे लगाई है। इसको एक बार फिर से आप पढ़ लेना अपने लेवल पे, क्योंकि मैं काफी बार इसको समझा चुका हूँ, तो कुछ कोशिश थोड़ी सी अपने लेवल पे भी यहाँ पे करिए। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी चीजें और सारे की नोट्स आप लोगों को मिल रहे हैं, और मेरी सिर्फ एक ही आपसे गुजारिश है, और वो क्या है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने पूरे फ्रेंड सर्कल को ये शेयर करिए, ताकि उन वो भी जो एग्जाम दे रहे हैं उनको भी इस चीज को लेकर के हेल्प मिल सके। ठीक है? और जो भी आप लोगों की क्वेरीज है मुझे आप कमेंट बॉक्स में पहुंचा सकते हैं। और आप लोगों को फिर से मैं बता दूं कि आप लोग जो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं, है ना। ये अप्रिशिएबल है, बिल्कुल आप उस चीज के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप मुझे उसका रिप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को। और जो भी गलत होंगे आंसर्स मैं उनका बकायदा आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही हमारी आज की एक्सप्लेनर सीरीज में। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।